और इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक्स के ऊपर आऊँ, सबसे पहले थोड़ा सा ज़रा जिक्र करना चाहूँगी। आज जो एक अफसोसनाक खबर आई डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी। जिस तरह से उनका इंतकाल हुआ है उसके ऊपर दिल भी अफसुर्दा है, और कोई भी जो है इस तरह की सिचुएशन है कि समझ नहीं आ रही है और यकीन भी नहीं आ रहा है। बचपन से उनको देखते आए हैं, एक होस्ट के तौर पर हमने उनको देखा, एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमने उनको देखा एक पॉलिटिशियन के तौर पर, एक एंटरटेनर के तौर पर, एक गेम शो होस्ट के तौर पर, क्या क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। ज़रा उनके ऊपर थोड़ी सी ज़रा हम बात करेंगे। अब्दुल रऊफ साहब, सबसे पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का ही मैं जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि आपका गुजरा उनके साथ। हमने जो उनकी छवि देखी वो टेलीविज़न पर, जो अभी मैंने बताया, जो वो कर चुके हैं, होस्ट रह चुके हैं, पॉलिटिशियन रह चुके हैं, एंटरटेनर, एंकर, इंटरव्यूज़ करते रहे हैं, लेकिन अपने साथियों के साथ वो किस तरह के थे? अब्दुल रऊफ साहब, अब्दुल रऊफ साहब को आवाज़ नहीं आ रही है, तो समर अब्बास साहब की जानिब में चली जाती हूँ। समर, आपने भी इंटरव्यूज़ किए डॉक्टर आमिर लियाकत के, आपका उनके साथ एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? बहुत शुक्रिया आयशा। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की रहलत की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ और मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। चूँकि मेरा उनसे रब्ता रहता था, अक्सर बसा औक़ात वो मेरे प्रोग्राम में शिरकत करते रहते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी जो है वो अक्सर वो की उन्होंने मेरे प्रोग्राम के अंदर, दर्जनों प्रोग्राम्स के अंदर वो आते रहे। बिलखुसूस पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी रिप्रेजेंटेशन रही मेरे शो पर, और बड़े ही नफीस और बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरना उनका सबसे लगता था कि ज़िंदगी का मकसद ही है, दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरना। तो आज वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, बहुत से लोगों को जो है गमगीन करके। उनकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत से उतार चढ़ाव रहे, जिसमें आप देखें कि वो पहले सिंध कैबिनेट के अंदर रहे, फिर उसके बाद फिर बहुत ही पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर जो शो था आलिम ऑनलाइन, वो उन्होंने होस्ट किया, जिसके बाद वो दुनिया के ताकतवर तरीन जो है 500 जो मुसलमान हैं उनके अंदर उनका शुमार जो है वो होने लगा। 3 मरतबा वो उस लिस्ट का हिस्सा रहे। 3 मरतबा उस लिस्ट का हिस्सा बने, जो कि बहुत बड़ा एजाज़ था किसी भी पाकिस्तानी के लिए। और फिर उसके बाद फिर वो सियासत के अंदर उनकी एंट्री, फिर गेम शोज़, बाकी चीज़ें बहुत जो है वो पायनियर्स में से थे, हम ये कह सकते हैं, अगर प्राइवेट टीवी की बात करें। एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव देखा उनकी ज़िंदगी में, और मुख्तलिफ हर तरफ वो जाते थे, यानी कि वो कहते ना हरफन मौला थे वो। और जो रिसेंटली उन्होंने मेरे जो प्रोग्राम्स वगैरह किए, तो वो पीटीआई को डिफेंड करते रहे, खान साहब को डिफेंड करते रहे, लेकिन बहुत से उनके गिले भी थे। इमरान खान साहब से बहुत से उनके गिले भी थे। जब आपको याद, उनका बड़ा एक मशहूर मारूफ जुमला था, जब वो आए थे एक लेजिस्लेशन पे वोटिंग के लिए, जब ज्वाइंट सेशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं है, तमाम से लाया गया हूँ। तो बड़ा वायरल हुआ था क्लिप। मैंने उनसे पूछा, भाई कौन लाया? तो उन्होंने कहा, जी बस वो लाने वाले तमाम से ले आए मुझे। तो काफी ज्यादा चीजें उनकी जो है वो मीम्स भी काफी बनते रहे, और एक जबरदस्त शख्सियत थे, लेकिन बीमार थे पिछले 6-7 माह से तकरीबन। और लास्ट शो जो उन्होंने मेरे साथ करना था आयशा, उन्होंने मेरे साथ लास्ट शो जो करना था तकरीबन 2 माह पहले, आखिरी शो की उन्हें हमने जो एक शो की रिक्वेस्ट की थी, तो वो बिल्कुल कमिटेड थे। लेकिन फिर शो से कोई घंटा सवा घंटा पहले उनकी तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई कि यार मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैंने मेडिसिन दी हुई है, और बिल्कुल भी मेरी इत्तलात यही आ रही थी कि वो जहनी तनाव का शिकार भी थे, बीमार भी थे, डिप्रेशन में भी थे। बहरहाल हमारी दुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, आगे के लिए आसानियाँ उनके लिए पैदा करे। जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, ज़रा उसकी तरफ आ जाते हैं। अब्दुल रऊफ साहब, अगर इस वक्त सिचुएशन देखें, जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त हैं। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो आज पेश की गई है कि हमारी जीडीपी बड़ी अच्छी रही, हमारी बरामदात जो हैं वो हमारे हदफ से ज़्यादा रही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो भी हमारे हदफ से ज़्यादा रही। तो ये तो वही मामलात नहीं है जिसको बेस बनाकर तहरीक इंसाफ को चार्जशीट किया जाता था कि पीटीआई ने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो ये कुछ और बता रहे हैं। हाँ, लेकिन ये नंबर सिर्फ एक जो शरह नमू है उसके बारे में बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि महंगाई जो है वो भी साथ साथ है ना। महंगाई जो है वो 8% रहने की तवक्को थी, लेकिन वो 13% रही। इसी तरह से कर्जे जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ गए, उनके बारे में भी बात हो रही है। कर्जों में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ जिसकी कोई हद नहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए, ये भी पता चल रहा है हमें।
तो जब इस सारी सूरत हाल को, जो इक्तसादी शरह नमू को हम मिला के देखेंगे इन चीज़ों से, तो फिर हमें पता चलेगा एक्चुअल सूरत हाल क्या है। एक्चुअल सूरत हाल, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ, कि वो यही है कि आम आदमी का कंसर्न तो सबसे ज़्यादा यही है कि महंगाई कितनी ज़्यादा रही है। आप देखिए ना, जिस वक्त 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, उस वक्त डॉलर का रेट तकरीबन 114-15 के करीब था, जो 2019-20 में बढ़ के और फिर आगे चल के वो तकरीबन आपको पता, जब वो गए तो 185 रुपए पे हुआ था। बिल्कुल, ये फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल की प्राइस में तकरीबन 50 रुपए 3 माह में इजाफा हुआ, 3 साल में इजाफा हुआ था, जो ये भी बताता है, हमें पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको मिला के हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ हम इक्तसादी शरह नमू के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। सही। अच्छा जनरल साहब, अगर हम सियासत को देखें, सियासी जमातों को देखें, तो डेफिनेटली वो जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी कारकर्दगी के लिहाज से, वो उनकी तशहीर ज़्यादा करेंगे। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले खिताब भी किया और उन्होंने सारी अपनी जो अचीवमेंट्स थी इस इक्तिसादी फिस्कल ईयर के दौरान, उसका उन्होंने जिक्र किया कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। अब्दुल रऊफ साहब जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि करंट अकाउंट खसारा हमारा बढ़ गया, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, हमारी महंगाई जो है वो 8 से 13% के करीब रही। लेकिन जो अभी तक हमें नज़र आ रहा है कि जीडीपी ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, ये जो इंडिकेटर्स हैं, क्या ये चीज़ें सामने आने के बाद पीटीआई की बयानिए को तक़वियत मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये बयानिए को तक़वियत मिलेगी। एक्चुअली किस्सा ये है कि ये जो हमारी आज हुकूमत है, जो उस वक्त ऑपोजिशन में थे, उस वक्त भी इनको पता था कि ये पेंडेमिक भी है, पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट है इसका, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है, महंगाई बढ़ रही है, और उसके साथ साथ ये कर्जे भी बढ़ रहे हैं। और ये बढ़ रहे थे क्योंकि पीटीआई के दौर में आके बहुत सारे कर्जे मैच्योर हुए, अदा करने थे। अभी भी इस साल 21 अरब डॉलर का कर्जा आपने अदा करना है। वो कहाँ से आएंगे? कोई कर्जे लेगा तो कर्जे अदा करेगा। जब आपकी इनकम इतनी नहीं है कि उसमें से पैसा निकाल के आप कर्जे अदा कर सकें, तो फिर कर्जे अदा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ेंगे। और यही डायलेमा था इनका, पीटीआई का, और अब इनका भी यही होगा। अब इनको ये इस चीज का नुकसान हुआ, और पीटीआई को डेफिनेटली एक नैरेटिव उनका स्ट्रांग हो गया कि जब एक हुकूमत को हटाने से पहले आप यही कहते रहे कि खुदकुशियां हो रही हैं, मरवा दिया, बड़ी महंगाई, और फिर आपने इकोनॉमी का भी कहा, तो आज डेफिनेटली हम उससे ज्यादा बुरे हाल में हैं। और वो बुरे हाल में आप देख लीजिए कि महंगाई के नुक्ता निगाह से भी है और इकोनॉमी में डिक्लाइन के नुक्ता निगाह से भी है। तो बात ये है कि ये हमारे सारे सियासतदान जो हैं, ये सिर्फ सियासत करते हैं। एक्चुअली कौमी मसाइल कुछ और हैं, इनके भी मसाइल कुछ और थे। इनका भी फोकस इकोनॉमी, गुर्बत, महंगाई ये नहीं था। नाम यही लेते थे, लेकिन आप प्रायोरिटी देख लें कि सबसे पहला काम ये किया कि ECL से लोगों के नाम निकाले अपने सबके। दूसरा काम ये किया कि नैब का कानून बदल दिया, और तीसरा ये कि वो इलेक्शन के, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जो कदम लिए हुए थे उनको इन्होंने अंडू किया। तो उससे लगता है कि अवाम तो कहीं फिगर आउट नहीं कर रहे थे, प्रायोरिटीज यही थी अपनी जात की जो उन्होंने की आके। बाकी तो महंगाई है वो उसी तरह चल रही है। अब चीज ये है कि जो मैं ये कह रहा था कि पॉलिटिशियंस को ये सोचना चाहिए। एक्चुअली आप श्रीलंका का अगर किस्सा देखें तो वहां पे इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और उसके बाद वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पहले से, जो चली जा रही है और वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी कोलैप्स करेगी।